Good evening, everybody. Today we are going to start with new chapter, that is complex numbers. Complex numbers and quadratic equation. ये NCERT का चैप्टर है. NCERT क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 complex numbers and quadratic equations. ठीक है. अभी तक आप लोग ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में. ठीक है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है हमने. ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं. हमने ये देखा है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए थे. लेकिन एक इक्वेशन ऐसी बन जाती है क्वाड्रेटिक की, x² + 1 = 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे किसी से भी सॉल्व नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इफ़ वी ट्राई टू सॉल्व इट, वी विल गेट x² = -1, which is never possible, because square of any real number is always a non-negative number. But here what we are getting? We are getting the square of this x as negative number. तो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है. Square of any number that we know can never be a negative number. It has to be a non-negative number. So what we have to do, we have to expand, or you can say the intervals, or you can say expand the system or number system. तो उस नंबर सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक नया मेथड, एक नया नंबर डिफाइन किया हम लोग ने. ठीक है. मेन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये है इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सके. कब? जब डिटर्मिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हो, नेगेटिव हो. डिटर्मिनेंट क्या होता है? b² - 4ac. ये क्या हो? ये नेगेटिव हो. अगर वो इक्वेशंस, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमें सॉल्व करनी है जिनका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो, उसके लिए हमने बेसिकली क्या डिफाइन किया है, एक अलग टाइप का नंबर. वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. द रीज़न फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose determinant is less than 0 or whose determinant is negative. So this is the main reason to introduce this complex numbers. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं ये देख लेते हैं. So with the example, same example of that quadratic equation, we'll try to see what are complex numbers. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना? ax² + bx + c = 0. ये मेन ऑब्जेक्टिव था. इसको हम सॉल्व करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो, नेगेटिव हो. ठीक है. तो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन का मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी, x² + 1 = 0. इसका मतलब x जो है, x² क्या होना चाहिए, -1. ये हमें देखना है. अगर लेट्स से मैं
रूट -1 को एक सिंबल लिख दूँ, जैसे कि आई मैंने बना दिया है, लेट्स से ये अभी आप एज्यूम करिए इसको। अगर मैं -1 को रूट ऑफ -1 को अगर आई लिखता हूँ, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, इफ आई डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, I will get as -1 equals to I square. -1 is equals to I square. तो इससे क्या मैं समझ सकता हूँ? इससे ये समझ सकता हूँ कि I जो है इस इक्वेशन का सल्यूशन है। I जो है इस इक्वेशन का सल्यूशन। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में, लेट्स से कोई ऐसा फॉर्म दिख रहा है a प्लस आई बी, जिसमें a और b ये आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ये आपके क्या हैं? रियल नंबर्स। ये अगर फोटो आपको कहीं दिख रही है इस टाइप की, इसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली ये i का मतलब क्या है? i का मतलब है रूट ऑफ -1। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? x की वैल्यू चाहिए थी। अगर मैं x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट करूँगा। तो x क्या आ रहा है आपका? -1, सॉरी रूट ऑफ -1। अब x जो मैंने देखा था, एज्यूम किया था कि रियल नंबर होता है, लेकिन ये तो रियल नहीं है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? एक सिंबल दे दिया, और वो सिंबल क्या है? I स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। यार आप ये इसको मतलब इजीली रिमाइंड या फिर रिमेंबर कर सकते हो, तो इसलिए आई ले लिया। और ये स्टैंडर्ड है, तो आपको आई ही लेना पड़ेगा वहाँ पे, आप और कोई वेरिएबल लोगे नहीं। तो सिंपल सी चीज़, आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा दिखता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसा दिखता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। रीज़न क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने का, ये हमने बता दिया। टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिटर्मिनेंट क्या हो? नेगेटिव हो। और दिखता कैसा है? इस टाइप का दिखता होगा, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव दिखे, यहाँ पे आपको नेगेटिव भी दिख सकता है। लेकिन वो नेगेटिव जो है वो बी का ही होगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मैं लेता हूँ, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आप एक तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी से सिचुएशन आएगी, ऐसा जो आपको एक पिक्चर दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एग्ज़ाम्पल देख लो इसके। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 2 + 3i, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। 3/5 + 6i, ये भी क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स। -3/5 + 6i, ये भी क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, -3/5 + -6i, ये भी क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि a और b तो आपके रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में आपके सारे नेगेटिव नंबर, इंटीजर, सब कुछ आता है। तो यहाँ पे ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये आपका इंटीजर हो गया, ये दोनों रियल हैं, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे आई आ गया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इस टाइप का ही तो दिख रहा है ये। तो अगर ऐसा कुछ दिखे आपको, फोटो ऐसी अगर दिखे, तो मान लो कि ये पूरा क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर
होता क्या है, कैसा दिखता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला रीज़न समझ में आ गया कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इंट्रोड्यूस किया, व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेकेंड पॉइंट इज दैट हाउ डज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लुक्स लाइक. So we have discussed the reason for it being introduced and how does it look like. Now we are going to discuss some important parts and how do we represent what we call this A and what we call this B. What we call this A and what we call this B. Now for integers, or let's say for natural numbers, we use symbol N. For whole numbers we use symbol W, capital W. And here in complex number we use symbol Z, small z. Small z is used for indicating or representing a complex number. So z will be equal to A plus IB. Alright, now if I say these two are real numbers, now listen to my words very carefully. I am saying A and B are real numbers. Real numbers. But now you listen what I am saying. This part, this is your real part. A is your real part. Very important. Real part of what? Of Z. Z is your complex number. B is your imaginary part. Imaginary part. Imaginary part of what? Imaginary part of what? Imaginary part of Z only. तो अगर आपसे कहा जाए, इसको ऐसे लिखते हैं, ए आपका रियल पार्ट है, तो ए को क्या लिखेंगे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ई स्टैंड्स फॉर रियल and Z. It means real part of Z. Similarly, B will be written as IM. IM indicates imaginary. Imaginary part of Z. And what is Z? Z is a complex number. तो ये अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, what is the real part of this complex number? So you will say what? 3. If I ask you what is the imaginary part of this complex number? So you will say 4. You will not say 4i. You will say 4. I hope it is clear. So what is a real part of Z here? 3. And what is imaginary part of Z here? 4, not 4i. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. So real part and imaginary part of a complex number must be clear by now. Now we are going to see that can two complex numbers be equal? So the answer for that is yes. But we have to see some conditions which has to be fulfilled. If the conditions, those required conditions are not fulfilled, then we will say that those two complex numbers are not equal. So let's say first complex number, I name it as Z1. You can name anything, Z5, Z10, whatever. But only Z has to be there because Z shows complex numbers. We have discussed this before. So let's say Z1 is A plus IB. This is your complex number 1. Let's say complex number 2 is C plus ID. So the condition for these two complex numbers to be equal
is that real part of z1 should be equal to real part of z2, and imaginary part, and I am saying not or, means this condition also has to be fulfilled and this condition also has to be fulfilled. So imaginary part of z1 should also be equal to imaginary part of z2. So this is the condition for condition, or you can say conditions for any two complex numbers to be equal. Condition 1, real part should be equal of both the complex number, and imaginary part should also be equal of both the complex number. So using these two conditions, what we can say, from first condition we can say that A is equals to C, because A is the this real part of Z1 and C is the real part of Z2. So Z1 and Z2 will be equal only when A is equal to C and imaginary part of Z1 is B, not IB, only B, and imaginary part of Z2 D, not ID, only D. So B should be equal to D. So I have a question, just tell me whether they are equal or not. So here Z1 and Z2, they are not equal. Why? Though imaginary part of both the complex numbers are same, but the real part are not same. It is 3 and it is -3. Fine. Now these two complex numbers are same because real parts are same and imaginary parts are also same. This concept is clear. After this we are going to understand the operations which we can do on the complex numbers, means the calculation that we used to do in arithmetic using the numbers: addition, subtraction, multiplication, division. So what are the properties which are applicable on complex numbers? Those properties we are going to discuss in the next video. Okay, so for now we have discussed, in this video we have discussed the reason of introduction of complex number, how does this complex number looks like, what are real part and imaginary part of complex number, and when two complex numbers are equal, what are the conditions for that. These four things we have discussed in this lecture, in this short video. The other what are the rules, what are the um calculations are applicable on these complex numbers, we are going to discuss in the next video. So till then, study hard, study smart, and get success in your life. Thank you. Good night.